हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारे हीरो ने ज़ाओ नैन को हराते हुए उस छोटी बच्ची को प्रोटेक्ट कर लिया था। इसके बाद तो वो उसे लेकर एक ओल्ड लेडी के घर जाता है जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी और उसका शक बिल्कुल जायज था क्योंकि वो ओल्ड लेडी एक मास्क वुमन के साथ मिली हुई थी जिसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हुई है। बाय द वे ये सीरीज का लास्ट पार्ट है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो कमेंट में एक रेड हार्ट छोड़ देना। उस ओल्ड लेडी के घर से निकलने के बाद किंग मिंग छोटी सी ज़ाओई को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है जहाँ वो उसके लिए खाना बना रहा था। अभी तक किंग मिंग की बॉन्डिंग ज़ाओई से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। तभी उसी बीच किंग मिंग को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है जो और कोई नहीं बल्कि वही मास्क गर्ल थी जो किंग मिंग के धमकी देने पर कि अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो फिर मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं लेने वाला। ये सुनते ही उसके सामने आ जाती है। वो आते ही किंग मिंग को कह रही थी कि मेरे यंग मास्टर तुम्हें देखना चाहते हैं तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। किंग मिंग भी लाइक आखिर है कौन तुम्हारा यंग मास्टर। वो ये कहकर इस बात को टालने की कोशिश करती है कि फिलहाल के लिए तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है लेकिन जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि वो कौन है। ये सुनकर किंग मिंग को उस यंग मास्टर पर काफी गुस्सा आ रहा था कि कितना ज्यादा एरोगेंट है। वो मुझसे मिलना चाहता है और चाहता है कि मैं उसके पास खुद चल कर आऊं। अपने यंग मास्टर की बुराई पर तो वो बंदी इससे पहले अटैक करती किंग मिंग ने अपनी पावर रिलीज करके उसे उसके घुटनों पर ले आता है। अब ये देखकर तो उसने किंग मिंग को धमकियां देना शुरू कर दिया था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़ुआन शुई के बल पर कुछ भी कर सकते हो। तुम जानते भी हो कि मेरे यंग मास्टर कौन है। तुम्हारी बीवी अकेले इमॉर्टल नहीं है, यहाँ पर और भी पावर्स हैं जो उससे ज्यादा सुपीरियर है। वो देखते ही देखते तुम दोनों मियाँ बीवी को धराशायी कर सकते हैं। अब आपको तो पता ही है कि किंग मिंग को सबसे ज्यादा नफरत धमकी देने से है। तो वो इसको थप्पड़ मारते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारे यंग मास्टर ने तुम्हें तमीज सिखाने में कोई कसर छोड़ दी है। उसके बदले आज ये कसर मैं पूरी कर दूंगा। और फिर वो उसे बांध कर वहीं बिठा देता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर इस लड़की का यंग मास्टर है कौन। होस्टेज बनने के बाद भी वो हमारे हीरो को धमकी देना नहीं भूलती। वो कहती है कि एक बार मेरे मास्टर यहाँ आए तो सही, फिर देखना कैसे तुम्हारी गर्दन उड़ती है। और फिर थोड़ी देर में खुश होना शुरू हो चुकी थी कि लो मेरे यंग मास्टर आ गए, अब तुम्हारी ख्वाहिश यही पूरी हो जाएगी मरने की। आसपास का मौसम पूरी तरह से बदलना शुरू हो चुका था और फिर देखते ही देखते वहाँ पर उसके यंग मास्टर अपीयर हो जाते हैं जो आ रही किंग मिंग के आगे घुटने टेक लेते हैं ये कहते हुए कि मेरे सर्वेंट ने आपके साथ बदतमीजी की है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो मास्क गर्ल ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके यंग मास्टर इस लड़के के आगे झुक रहे हैं। तो वो अपने यंग मास्टर को ज्ञान देने लगती है कि मास्टर आप क्या कर रहे हैं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है और वैसे भी इसने पहले मुझ पर अटैक किया था और आप इसी से माफी मांग रहे हैं। पर ये देखकर कि वो फिर से किंग मिंग के सामने उसकी बेइज्जती करवा रही है तो वो उसे एक जोरदार रख के दे देता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम मेरी मास्टर नहीं हो। तुम्हें याद होगा कि तुम्हें यहाँ भेजने से पहले मैंने तुम्हें कुछ कहा था। वो उन बातों को रिपीट करने लगती है कि आपने कहा था कि इस किंग मिंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये होने वाला ज़ुआन शुई का हस्बैंड है और मैं टेरिटरी का होने वाला फियोनिक्स गॉड। लेकिन वो फिर से अपने यंग मास्टर को टोकते हुए कहती है कि मास्टर ये एक नंबर का यूजलेस है, आपकी पावर के आगे तो ये एक नंबर का कचरा है। मुझे नहीं लगता कि ये ज़ुआन शुई का हस्बैंड बनने के लायक है, उनसे तो आप शादी कर सकते हैं। आपको मियाओजियांग टेरिटरी का फियोनिक्स गॉड बनना चाहिए। इस पर तो उसका यंग मास्टर उसे फिर से उठाकर पटक देता है ये कहते हुए कि मैंने तुमसे माफी मांगने को कहा था, ज्ञान देने को नहीं। वो तो अभी भी इस बात पे अड़ी हुई थी कि मास्टर जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर मैं इस कचरे से माफी क्यों मांगू। लेकिन जब वो फिर से अपनी पावर रिलीज करते हुए ये कहता है कि अगर एक और बार तुमने माफी मांगने से मना किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो बेचारी दबी हुई अंदाज में किंग मिंग से आखिर माफी मांग ही लेती है। किंग मिंग तो उसके पूरे मजे ले रहा था ऐसे प्रिटेंड करते हुए जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। 2 बार बोलने के बाद तो वो इतनी चिढ़ जाती है कि जोर से चिल्ला उठती है। अब जाकर किंग मिंग के कलेजे को ठंडक पड़ी। थोड़ी देर उस प्रिंस से बात करते ही किंग मिंग समझ गया था तो वो कहता है कि शायद तुम कैंगयू किंगडम के फर्स्ट प्रिंस हो। पर वो बंदा अपने आसपास नजर दौड़ाते हुए जब पुख्ता कर लेता है कि उसके पास कोई नहीं है तो वो कहता है कि सॉरी माफ करना, मैं तुम्हारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। असल में मैं कैंगयू किंगडम का 7th प्रिंस हूँ, फर्स्ट नहीं, और मैं वहाँ से भागकर यहाँ आया हूँ जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। उसने सुना था कि ज़ुआन शुई किंग मिंग से शादी करने वाली है जबकि उसका फर्स्ट ब्रदर उससे प्यार करता है। तो वो बस क्यूरियोसिटी के मारे देखने चला आया कि आखिर किंग मिंग है कौन जिसके पीछे वो क्रूअल हार्टलेस डीमन क्वीन पड़ी है। इसी वजह से तो वो नहीं चाहता था कि वो किंग मिंग को किसी भी तरीके से नाराज करे। किंग मिंग को भी पता था कि 7th प्रिंस होने की वजह से इसके इतने मामूली इरादे तो नहीं हो सकते कि सिर्फ क्यूरियोसिटी के मारे उसे देखने चला आया। वो उस प्रिंस से कहता है कि तुम अपने हिडन एजेंडा शेयर कर सकते हो। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बड़ी जल्दी पकड़ लिया। असल में तो मुझे आपके साथ दोस्ती बना के रखनी है ताकि फ्यूचर में जब मेरे भाई को प्रिंस बनाया जाए तो आपकी दोस्ती के अंदर रहने के बाद मैं भी अच्छा कैंडिडेट निकलूं। उसे कैंगयू किंगडम का थ्रोन हासिल करने के लिए किंग मिंग और ज़ुआन शुई की फ्रेंडशिप चाहिए थी। किंग मिंग को उसका प्लान बहुत मजेदार लगता है। यहाँ किंग मिंग के साथ अपने रिश्ते और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 7th प्रिंस उससे और भी डिटेल शेयर करता है कि मेरा फर्स्ट ब्रदर जैसे कि तुम्हें पता है फैंग को ज़ुआन शुई से प्यार है और वो उसे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा
सकता है। जब उसे पता लग गया है कि तुम उसके रास्ते में आ रहे हो तो उसने अपने लिए एक लिस्ट तैयार की है कि उसे किन किन लोगों को अपने रास्ते से हटाना है, जिसमें पहला नंबर तुम्हारा है। तुमने ना चाहते हुए भी अपने लिए काफी खतरनाक एनिमी क्रिएट किया हुआ है और मुझे लगता है कि उससे फाइट करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। अगर तुम उसे रास्ते से हटा दोगे तो यानी कि थ्रोन मेरे हाथ में आ जाएगी, तो हम इनडायरेक्टली एक दूसरे की हेल्प करेंगे। पर किंग मिंग को किसी का अनपेड गुलाम नहीं बनना था। वो कहता है कि अपने प्रॉफिट के लिए तुम मुझे दोस्ती के नाम पर इस्तेमाल करना चाहते हो। उसने मुझे ऑफेंड किया या मुझसे टकराने की कोशिश की तो आज नहीं तो कल मैं उसे जान से मार ही दूंगा। इसमें तुम्हारा फ्री का लेबर बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। पर सेवन प्रिंस को अच्छे से पता था कि उसे क्या ऑफर करना है, इसलिए वो कहता है कि अगर वो टाइम ट्रैवलर हुआ तब भी नहीं। ये सुनकर किंग मिंग के कान खड़े हो जाते हैं। वो सेवन प्रिंस से कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि फर्स्ट प्रिंस असल में एक टाइम ट्रैवलर है। वो अपने पास से एक क्रिस्टल निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि इसके जरिए आपको पता लग जाएगा कि मेरा भाई असल में उसकी रियल आइडेंटिटी वो नहीं जो वो बनकर दिखा रहा है। किंग मिंग को काफी अजीब लगता है कि तुम क्या चाहते हो, क्या मैं उस पर नजर रखूं? पर सेवन प्रिंस अपने ग्लोब की हेल्प से दिखा देता है कि फर्स्ट प्रिंस असल में हवा में बात कर रहा है किसी सिस्टम से, ये कहते हुए कि मेरा रिवॉर्ड कब मिलेगा। उन लोगों से फाइट करके मैंने अपनी काफी एनर्जी वेस्ट कर दी। आज नहीं तो कल ज़्वांशी को हासिल करने के बाद वो पूरी दुनिया पर रूल करेगा। वो यहाँ की अब तक की सबसे पावरफुल क्वीन है और वो खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल किंग समझ रहा था। अब उसे हवा में बात करता देखकर किंग मिंग श्योर हो चुका था कि हवा में बात कर रहा है, इसका मतलब इसके पास सिस्टम है। सेवन प्रिंस उस ग्लोब को वापस लेते हुए कहते हैं कि आप न्याओजियांग में काफी सालों से हैं, तो आपने टाइम ट्रैवलर के बारे में तो सुना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये लोग क्या करते हैं। न्याओजियांग के लोगों ने 100 साल पहले ही टाइम ट्रैवलर को डिस्कवर कर लिया था। जब उन्होंने पहली बार एक टाइम ट्रैवल को पकड़ा तो उन्होंने इस थ्योरी पर यकीन ही नहीं किया। उन्हें तो लगा कि कोई डीमन है, वो भी बाहरी दुनिया का डीमन जो उनके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने आया हो। लेकिन अब धीरे धीरे एक एक करके काफी सारे लोग एक्सपोज्ड हो रहे हैं जो कि हाई अथॉरिटीज पे पहुंच चुके हैं। अब टाइम ट्रैवलर में तो किंग मिंग को काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, तो वो इस डील को करने के लिए सेवन प्रिंस के साथ तैयार हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा, क्योंकि सेवन प्रिंस का फायदा तो साफ साफ दिख रहा है। उसे थ्रोन चाहिए, उसकी भाई की आइडेंटिटी रिवील होगी तो उसे थ्रोन आराम से मिल जाएगा। इतना सुनना था कि सेवन प्रिंस मुस्कुराते हुए किंग मिंग की तरफ एक स्क्रॉल कर देते हैं। जब वो इस स्क्रॉल को ओपन करके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो किलिंग लिस्ट है जिसमें ज़्वांशी का नाम है। उसे समझ नहीं आता कि ये किलिंग लिस्ट में ज़्वांशी का आखिर नाम क्यों है। सेवन प्रिंस उसे बताता है क्योंकि हमारी ज़्वांशी ने फर्स्ट प्रिंस की बेइज्जती की है तुम्हें चूज करके, इसीलिए अगर वो उसे रिजेक्ट कर देगी तुम्हें हराने के बाद तो वो उसे भी मार डालेगा। किंग मिंग तो उस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है कि अगर ये झूठ हुआ ना तो सबसे पहले मैं तेरी ही जान लूंगा। उसने तो कस्में खानी शुरू कर दी थी कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, चाहे तो मेरे साथ कोऑपरेट कर लो और इस आने वाली मुसीबत से बच जाओ। किंग मिंग उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार था, तो वो उसका प्लान डिस्कस करने लगता है कि आखिर वो चाहता क्या है। सेवन प्रिंस बता रहा था कि आने वाले दाओइस्ट कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि तुम्हें पता है, हर किसी सेक्ट के बंदे जाएंगे, वहाँ पर फर्स्ट प्रिंस भी आने वाला है जो कि यकीनन अपने मूड के चलते किंग मिंग को चैलेंज करके हराने की कोशिश करेगा। बस किंग मिंग को उसी अपॉर्चुनिटी का यूज करके उसे जान से मारना है। ये प्लान किंग मिंग को पसंद आता है, इसलिए वो उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार था। वो बंदा इस डील के बाद वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद छोटी ज़ाओई आती है जो कि किंग मिंग को सेवन प्रिंस पर भरोसा करने से मना कर रही थी। किंग मिंग को तुरंत पता लग जाता है कि ये छोटी बच्ची बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं है और हवा में बातें तो करने वालों में से नहीं है। तो वो ज़ाओई से पूछ ही लेता है कि क्या तुमने कुछ नोटिस किया या तुम्हें सेवन प्रिंस के बारे में कुछ पता चला है। छोटी ज़ाओई बता रही थी कि जब मैं पेड़ के पीछे छुपी हुई थी ना तो वो यहाँ से जाते हुए कह रहे थे कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, मुझसे इस तरीके के टास्क मत किया करवाओ जहाँ मुझे सामने वाले के आगे गिड़गिड़ाना पड़े। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सुनते ही हमारे हीरो को समझ आ जाता है कि ये बंदा भी असल में एक टाइम ट्रैवलर है, इसी वजह से तो सिस्टम उसे भी टास्क दे रही है और ये अपने भाई को एलिमिनेट करना चाहता है ताकि इसका रास्ता साफ हो जाए। अपने भाई का तो इसने बता दिया कि वो ट्रांसमाइग्रेटर है, लेकिन अपना बताना भूल गया। वो किंग मिंग से चालबाजी करने की सोच रहा था। किंग मिंग कहती है अब ये लड़की ज्यादा देर तक उससे बच नहीं पाती बल्कि उसके हथे चढ़ जाती है, लेकिन इससे पहले बेचारा धमकी देने के अलावा उसके साथ और कुछ भी कर पाता। तभी थंडर ट्रिब्यूलेशन उसके ऊपर शुरू हो जाता है, जिसकी चपेट में आते ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके ऊपर हेवन इतना ज्यादा क्रूर कैसे हो गया। ये थंडर ट्रिब्यूलेशन जिसे ब्रेक थ्रू करने के बाद वो आराम से सर्वाइव कर पा रहा था, अब अचानक से ही फायरस हो गई है। अब वो सीनियर उसके हाथ में थी तो इस थंडर ट्रिब्यूलेशन का झटका उसकी बॉडी पर भी सेंस होता है। वो तो ये झटका बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो फायर एंट उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। उसका कहना था कि अगर मैं हेल में भी गया तो मैं इसे खींचकर अपने साथ हेल में ले जाऊंगा। उस थंडर ट्रिब्यूलेशन की वजह से बेचारे की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी थी, इसीलिए जब एक और आखिरी बार उसके ऊपर ये बिजली के झटके पड़ते हैं तो वो और खुद को संभाल नहीं पाता, इस झटके से ही मारा जाता है। हालांकि उसने जाते जाते अपना डंक उस सीनियर की बॉडी के अंदर धंसाने की कोशिश की थी। ये सारा नजारा इतना ज्यादा खतरनाक था कि छोटी सी ज़ाओई काफी बुरी तरीके से डर जाती है। वो किंग मिंग से कहती है कि वो बीस्ट कितना ज्यादा मासूम लग रहा है ना, उस पर हेवन ट्रिब्यूलेशन हुआ, वो मारा जाएगा। किंग मिंग उस मासूम सी लड़की को समझाता है कि आज मैं तुम्हें कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। ये सीक्रेट से ज्यादा काफी खतरनाक रूल है जो तुम्हें जिंदगी भर याद रखना है। याद रखना, कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम्हें किसी पर भी दया नहीं दिखानी है। तुम नहीं जानती कि सामने वाला देवता है या राक्षस, मॉन्स्टर है या इंसान, इसीलिए भूल कर भी किसी पर रहम मत खाना। हालांकि छोटी ज़ाओई अभी भी कुछ नहीं समझ पाती, लेकिन हमारा हीरो उसे चुपचाप किसी सेफ जगह पर छुपने को कहता है।
ये श्योर कराते हुए कि वो थोड़ी देर में अपना काम निपटाकर उसके पास जल्दी आएगा। उसे सेफ ठिकाने पर पहुंचाने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और पहुंच जाता है उस फायर आंट के हंट के लिए। उसके सामने सीनियर आती है जिसकी ऐसी नाजुक हालत देखकर वो कहता है कि बताओ, इसके बारे में मुझे लगा था कि थोड़ी कोई खास बात होगी, पर इसके अंदर तो कुछ भी खास नहीं था। बहादुरी दिखाते हुए ट्रांसफॉर्मेशन रियाल्म के बंदे के साथ भिड़ गई। इधर जैसे ही किंगमिंग उस फायर आंट के पास पहुंचता, उससे पहले वो होश में आकर उस पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है। किंगमिंग समझ जाता है कि ये बंदा अपनी डेथ को फेक करने की कोशिश कर रहा था। फायर आंट किंग किंगमिंग पर भड़कते हुए कहता है कि तू तो इस लड़की से भी ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट निकला। तू मेरे वनरेबल होने का इंतजार कर रहा था ना, ताकि मेरी कमजोर पड़ी हुई बॉडी को तू आराम से हराकर मेरा कोर निकाल ले। लेकिन याद रख बच्चे, मेरा कोर तो मेरे साथ ही जाएगा। तुम जैसे लालची इंसानों के हत्थे मैं अपना ट्रेजर छोड़कर नहीं जाने वाला। किंगमिंग टोटली उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि थोड़ी देर में इसका खेल खत्म होने वाला है और ये उसके आगे वैसे भी नहीं टिकने वाला। अगर ये आंट कमजोर ना भी होती तो भी किंगमिंग के साथ इसका मुकाबला कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। वो आराम से इसे मारकर इसका कोर हासिल कर लेता। वो उस आंट से कहता है कि मैंने बहुत से बीस्ट देखे हैं, लेकिन तुम जैसा 1000 साल पुराना बेवकूफ बीस्ट मैंने आज पहली बार देखा है, जिसने एक मामूली लड़की से भिड़ने के लिए अपनी सील को ब्रेक कराई कि एक बार वो दाओइस्ट कंपटीशन आ जाए, वहाँ पर भी इससे मजा चखाऊंगा। आखिर इसने सोचा कैसे कि मुझे बेवकूफ बना सकता है। इसके बाद किंगमिंग और ज़ियाओई वहाँ से निकल जाते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोग अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए नजर आते हैं। उन बीच से बच के भाग रहे लोगों में से एक बूढ़े इंसान से पूछने पर वो बताता है कि उन पर जायंट चींटियों के झुंड ने हमला करना शुरू कर दिया है, जो कि सीरतन किसी पर इस तरीके से झपट्टा नहीं मारती है जब तक कि उन पर कोई मुसीबत ना आई हो। और ये चीज किंगमिंग को पता लग गई थी कि पक्का किसी बड़े खतरे ने इनकी किंग को हराया होगा और इसी वजह से ये सारे लोग इस तरीके से छटपटा कर पूरे जंगल में भाग रहे हैं। पूछने पर वो ओल्ड मैन बताता है कि इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि टियान ज़ुआन सेट के डिसाइपल्स हैं। टियान ज़ुआन सेट का नाम सुनते ही हमारे हीरो को सारी कहानी समझ आ जाती है। वो समझ आता है कि पक्का वहाँ के सीनियर्स ने रेड फायर आंट किंग का हार्ट चुराने की कोशिश की होगी। उसी का कोर यूज करके आप कल्टीवेशन को और मेरिडियंस को हील कर सकते हो। शायद यही वजह है कि उनके किंग को हर्ट करने की वजह से ये सारी की सारी चींटियां झुंड में दूसरों पर हमला कर रही हैं। उनकी बातों के बीच में चींटियों का झुंड किंगमिंग के काफी पास आ चुका था, लेकिन अब वो उसके आगे थोड़ी ना कुछ कर सकते थे। वो अपनी पावर का यूज करता है और सभी को एक साथ वैनिश कर देता है। ये मामला निपटाने के बाद किंगमिंग छोटी ज़ियाओई को लेकर उसी फायर आंट किंग के पास जाने वाला था, ताकि वो उसके कोर को टियान ज़ुआन सेट के डिसाइपल से छीन कर ज़ियाओई को दे सके, ताकि फे जुआन जैसे यूजलेस बंदे की कल्टीवेशन ठीक करने की बजाय ज़ियाओई अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर सके। वैसे तो रास्ते में इतना ज्यादा खतरनाक माहौल था कि ज़ियाओई को डर लग रहा था, पर किंगमिंग उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि हमें बस अपनी चीज लेकर आनी है और वापस चले जाना है। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रास्ते भर में किंगमिंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और उसके साथ रहने पे ज़ियाओई भी खुद को काफी सेफ फील कर रही थी, इतना कि वो मन में बड़बड़ाने की बजाय जोर से बड़बड़ा देती है कि काश किंगमिंग उसके एडर ब्रदर होने की जगह उसके रियल फादर होते। जैसे इस सवाल पर किंगमिंग रिएक्ट करता है, बेचारी बच्ची सहम जाती है। वो तो कहती है कि बस मैंने यूं ही कह दिया था, मेरा कोई खास मतलब नहीं था। अब उस छोटी बच्ची को क्या पता कि किंगमिंग को कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो समझता है कि ज़ियाओई उसकी बेटी है। क्या पता ये सच हो, क्योंकि उसे अपनी पावर का कुछ हिस्सा ज़ियाओ की बॉडी से सेंस हो रहा है और साथ ही जुआन शी की भी। और ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सोचते सोचते उसकी आंखों में खून उतर आता है कि अगर वो सच में ज़ियाओई का फादर हुआ तो वो कितना बुरा फादर था, जिसे अपनी बेटी के होने का पता ही नहीं चला। तो वो ज़ियाओई को गले से लगाकर कहता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। छोटी बच्ची भी इमोशनल होकर बताती है कि बहुत ज्यादा। किंगमिंग यहाँ पर उसे कंसोल करते हुए कहता है कि डोंट वरी, क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल रियासत के राजा और रानी हो, इसी वजह से अपने काम में उलझ गए हो। जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो अपनी प्रिंसेस को लेने जरूर आएंगे। पर छोटी ज़ियाओई को तो प्रिंसेस बनने का कोई शौक नहीं था, उसे तो बस अपने पेरेंट्स चाहिए थे ताकि वो उनके साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। वो तो किंगमिंग से इतना अटैच हो चुकी थी कि वो किंगमिंग को कहती है कि क्यों ना वो उसके भाई की जगह उसके फादर बन जाए। किंगमिंग कहता है कि अगर तुम्हारी रियल मॉम को पता चला ना तो वो दोनों की कुटाई लगाएंगी और अभी के लिए वो उसका बड़ा भाई ही ठीक है। वैसे भी वो किंगमिंग के साथ सिर्फ सीक्रेट यान तक किया है। एक बार वो दोनों सीक्रेट यान से बाहर निकल जाए तो दोनों को अपने घर वापस जाना होगा, किंगमिंग को ज़ुआन शुई के पास और छोटी ज़ियाओई को अपने मास्टर के साथ। वैसे तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी ये सुनकर, लेकिन छोटी बच्ची होने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा समझदार थी। तुरंत समझ जाती है कि किंगमिंग के कहने का मतलब है कि दोनों को अपनी रियल लाइफ में वापस लौटना होगा। किंगमिंग ने छोटी ज़ियाओई को तो सब कुछ समझा दिया था, लेकिन वो खुद काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि अगर वो सच में ज़ुआन शुई से बात करे और उसे पता चले कि ज़ियाओई उसकी अपनी बेटी है तो वो इन चीजों को कैसे हैंडल करेगा। और सबसे बड़ी बात, फिर वो ज़ियाओई को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि वो इतने सालों से उससे दूर क्यों था। फिलहाल के लिए वो इस टॉपिक को अवॉइड करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे उस फायर एंट को ढूंढना था। केव के अंदर जाने पर माहौल और भी ज्यादा टेंस हो रहा था। बेचारी छोटी ज़ियाओई को तो आसपास का माहौल देखकर ही डर लगने लगता है। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो फायर एंट काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने टियान ज़ुआन सेट के डिसाइपल्स को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था और अब उसे जान से मारने के लिए उसे चेस करने लग जाता है। दाओ रियान की पीक पर होने की वजह से वो काफी ज्यादा एरोगेंट भी था। वो उस लड़की को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो उसका कोर लेने आई थी। किंगमिंग दूर से ये नजारा विटनेस करने लगता है। पता चलता है कि ये सीनियर भी असल में एक ट्रांसमाइग्रेटर है, जिसके बारे में किंगमिंग ने पहले ही पता लगा लिया था। फे जुआन और इस लड़की दोनों को ही एक दूसरे का सीक्रेट नहीं पता। किंगमिंग कहता है कि कम ऑन, खुद को पुश करो, मुझे तुम जैसे टाइम ट्रैवलर से बहुत
ज्यादा उम्मीद है। आखिर तुम लोगों की पावर ज्यादा होगी तभी तो मेरा आर्ट हेवन स्वॉलिंग डिमोनिक आर्ट तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद और ज्यादा ताकतवर हो पाएगा। ये कहते हुए बिना उस फायर एंट की नजरों के सामने आए वो उन दोनों का पीछा करने लगता है, क्योंकि वो दोनों भागते भागते काफी दूर निकल चुके थे। उस फायर एंट की बातों से पता चलता है कि वो सो रहा था जब इस लड़की ने आकर उस पर अचानक से हमला कर दिया उसका कोर लेने के लिए। इसीलिए वो इस लड़की को जाने नहीं देने वाला, चाहे उसको खुद को ब्लास्ट करके इस पूरी दुनिया को क्यों ना खत्म करना पड़े। उस लड़की ने उसे इतना नाराज कर लिया कि उसने सीक्रेट रियल्म का दरवाजा ओपन करने की कोशिश की, फिर भी इस फायर एंट ने उसे दरवाजा ओपन करने नहीं दिया। सीक्रेट रियल्म की फॉर्मेशन को जबरदस्ती खोलने की वजह से वहाँ पर काफी तेज थंडर ट्रिब्यूलेशन शुरू हो जाता है और ये नजारा देखकर तो पी कैडर भी परेशान हो जाती है। आफ्टर ऑल उसी की डिसाइपल कांड करने जो गई थी वो समझ गई थी कि पक्का उसी के साथ कोई गड़बड़ी है। इससे पहले की सिचुएशन और खराब हो वो डिसाइड करती है कि क्यों ना वो जाकर इंटरफेयर करे। यहाँ इस बात की खबर ज़ियाओनैन तक भी पहुँच जाती है। आसपास के बदलते मौसम को देखकर वो भी समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। ये फायर एंट जिसके पीछे ये सीनियर पड़ी हुई थी ये 1000 साल पुराना बीस्ट किंग है। सोचो उसकी कल्टीवेशन और उसका कोर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी उस थंडर ट्रिब्यूलेशन के चपेट में आने की वजह से वो फायर एंट बुरी तरीके से तड़पने लग जाता है। अब उस फायर एंट की वनरेबल हालत देखने के बाद ये लड़की काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुकी थी। ज़ियाओई को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है कि ये तो उतनी ही बुरी है जितनी की वो लेडी जो मुझे किडनैप कर रही थी। छोटी बच्ची होने के बावजूद भी उसे लोगों की बहुत अच्छी परख है। यहाँ दूसरी तरफ वो सीनियर उस फायर एंट से कहती है कि अगर तुमने चुपचाप वो कोर मुझे दे दिया होता तो फिर अब तुम्हें इस लॉ के आगे इतनी बुरी तरीके से झुकना नहीं पड़ता। अब देखो अपने कोर को बचाने के चक्कर में तुम अपने साथ अपने लोगों को भी लेकर डूबने वाले हो। पर उस फायर एंट का कहना था कि मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन तुझे अपने साथ लेकर मरूंगा, और मेरे कोर का सवाल वो अगर डिस्ट्रॉय भी हो गया ना तो भी मैं तुझे नहीं देने वाला। ये कहते कहते वो फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म की पीक पर पहुंच जाता है और अब सीक्रेट रियल्म के लॉज उस पर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब उसके ऊपर से वो प्रेशर रिलीज हो चुका था। ये देखकर तो वो लड़की फिर से डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लग जाती है। शायद ये फायर एंट उसे एक मौका दे भी देता, लेकिन अब उसका रूह इतनी तेजी से जो बदला था अब उसे बिल्कुल चांस नहीं मिलने वाला जिंदा रहने का। वो फिर से उसका पीछा करते हुए कहता है कि अब तो तुम मर कर ही रहेगी। कल्टीवेशन पावर बूस्ट होने की वजह से अब वो पहले से तेज हो चुका था। खुद मरकर भी अपने कोर को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो। आखिर जब तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारे कोर का क्या काम होगा? बेवकूफ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत ही ज्यादा समझदारी से काम लेता। किंगमिंग ने उस आंट बीस्ट को काफी ज्यादा भड़का दिया था, इसीलिए उस लड़की से ज्यादा तो ये आंट बीस्ट हमारे किंगमिंग पर भड़कने लग जाता है, ये कहते हुए कि एक मॉन्स्टर रोज कल्टीवेटर होने के नाते मेरे भी कुछ उसूल है। तुम जैसे इंसानों की तरह मैं टैक्टिक्स यूज नहीं करता। हालांकि एक अंडरग्राउंड बीस्ट होने की वजह से उसका अंडरग्राउंड पैलेस को छोड़कर बाहर निकलना रूल के खिलाफ था और सीक्रेट रियल्म में रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सारे बीस्ट के अपने दायरे हैं और उन दायरों को इस फायर किंग ने तोड़ दिया। मतलब ये सीक्रेट रियल्म के बैरियर के पास पहुंच गया। इंसानों का पीछा करते हुए उसने उस बैरियर को भी तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब सीक्रेट रियल्म के लॉस उस पर भारी पड़ रहे हैं और इसी वजह से थंडर ट्रिब्यूलेशन से जल्दी ही उसकी मौत हो जाएगी। और ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है। वो किंगमिंग से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मौत मैंने खुद से चुनी है या अंडरग्राउंड रहकर सारी जिंदगी मुझे इस तरीके से तड़पते रहना मंजूर है? किंगमिंग उसकी बातें सुनकर उस पर तरस तो काफी ज्यादा खा रहा था, लेकिन तरस खाने से उसका काम नहीं चलने वाला। इससे पहले कि वो अटैक करता तभी फिर से सीक्रेट रियल्म के लॉस उस पर भारी पड़ने लगते हैं और चारों तरफ से अटैक होने की वजह से वो फायर एंट वहीं मारा जाता है। किंगमिंग को कुछ भी नहीं करना पड़ता और उसका एनिमी देखते ही देखते वहीं ढेर हो गया था। किंगमिंग तो ये देखकर खुश हो जाता है कि चलो उसका बीस्ट कोर सही सलामत है। इतने खतरनाक ट्रिब्यूलेशन के बाद भी उस कोर को खरोच भी नहीं आई जो कि मिड स्टेज के ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म पर है। ये फायर एंट ड्रैगन कोर तो उस ट्रेजर से भी ज्यादा खास है जिसने ज़ियाओई को अपना मास्टर बना लिया। वैसे इस कोर को हासिल करने के लिए टियानजुआन सेट की सारे डिसाइपल्स उसी तरफ दौड़ पड़े थे। काफी सारे लोगों ने तो अपने खास ट्रेजर को भी गवा दिया था क्योंकि वो इस कोर को हासिल करना चाहते थे। इसलिए इधर किंगमिंग जैसे ही उस कोर को लेकर यहाँ से जाने की तैयारी में था तभी उस पर एक स्नीक अटैक हो जाता है जो कि लगभग उसे हिट होने ही वाला था। तभी उसके सामने टियानजुआन सेट की एक और डिसाइपल आकर खड़ी हो जाती है। पता चलता है कि ये भी हमारे किंगमिंग की सीनियर है जिसका नाम जियोंग याओ है। याओ किंगमिंग को धमकी देते हुए कहती है कि अगर यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो चुपचाप वो आंट कोर मेरे हवाले कर दो। उस पर पहले टियानजुआन सेट की नजर पड़ी थी और उसी की डिसाइपल उस कोर को हासिल करते हुए आज इस हालत में है। जब अपनी सबऑर्डिनेट की हालत देखती है तो और ज्यादा भड़क जाती है। उसे लगता है कि इसे मारने वाला किंगमिंग है, पर किंगमिंग काफी कैजुअली उसे समझाता है कि जो काम मैंने नहीं किया उसका क्रेडिट लेने में मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। ये काम मैंने नहीं बल्कि उस बीस्ट ने किया है जिसकी तुम्हारी ये सीनियर पीछे पड़ी हुई थी। अब इतना सुनना था कि वो अब हमारे किंगमिंग को एक और कदम आगे नहीं बढ़ने देती। वो कहती है कि जब तक तुम ये बीस्ट कोर मेरे हवाले नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अगर तुम ये बीस्ट कोर मेरे हवाले कर दो तो मेरे मास्टर के आने से पहले मैं ये बात छुपा लूंगी कि तुमने हमारे इस ट्रेजर को चुराने की कोशिश की थी। बताओ, अभी ट्रेजर हासिल भी नहीं किया और पहले ही हमारे किंगमिंग पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि उसने चोरी कर ली है। इस लड़की को किंगमिंग की बात पर भरोसा नहीं हुआ। इसे लगता है कि उनकी सीनियर ने उस बीस्ट को हराया और किंगमिंग ने उसकी सीनियर को हरा कर वो कोर चुरा लिया। अब ये लोग पहले तो उसकी बात सुनते नहीं थे तो अब उसकी बात कितना ही सुनते। इसलिए किंगमिंग फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। इसलिए वह कहता है कि जब मेरी बातें सुनी नहीं है तो फिर फालतू में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? फाइट करनी है ना, चलो फाइट करते हैं। ये कहते ही अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। उसने एक ही स्ट्रोक में दो पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को उसकी तरफ थ्रो कर दिया था। याओ
याओ काफी ज्यादा नाराज हो जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने सीनियर पर अटैक कर रहे हो। वो अपने आइस क्रिस्टल का यूज करके अपने सामने बैरियर बना लेती है, जिसकी वजह से किंगमिंग के अटैक उसके आइस बैरियर से टकरा कर रिवर्स हो जाते हैं। और किंगमिंग भी लाइक, मैंने तुम पर पहले अटैक नहीं किया बल्कि तुम मुझे फाइट के लिए उकसा रही हो, और अब जब मैं लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ तो तुम्हें डर लग रहा है। एक कल्टिवेटर होकर ब्लेम गेम खेलना तुम्हें शोभा नहीं देता, चुपचाप फाइट पर ध्यान दो। ये कहते हुए हवा में जंप करके काफी सारे स्ट्रोक लगाता है, जिससे कि उसका वो आइस बैरियर लगभग टूटने ही वाला था। उसपे काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ चुके थे। इसके बाद तो किंगमिंग एक फाइनल स्ट्रोक करता है और देखते ही देखते उसका आइस बैरियर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। अब वो किंगमिंग के आगे काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी और किंगमिंग कहता है, क्या तुम अब भी फाइट को खींचना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी हालत में मुझसे वो बीस्ट कोर छीन सकती हो? पर उस बेवकूफ लड़की का कहना था कि सीनियर सिस्टर ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और तुमने उनसे वो कोर छीन लिया। उसे वापस लेने के लिए मैं भी अपनी जान देने को तैयार हूँ। उसकी बात पर तो किंगमिंग को लिटरली हंसी आ जाती है कि इन बेवकूफ लड़कियों के झुंड का वो क्या करे जो मरने को तैयार है उस फेजवान के लिए, लेकिन किंगमिंग से हार मानने को तैयार नहीं है और न ही उसकी बात पर यकीन करने को। इससे पहले कि उनकी फाइट आगे कंटिन्यू होती तभी वहाँ पर पीक मास्टर आ जाती है, जो बिना किसी बात को सुने ही सीधा किंगमिंग पर भड़कने लगी थी कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं सिचुएशन तुम्हारे लिए और ज्यादा खराब करूँ तो चुपचाप वो कोर हमारे हवाले करो। उसके बाद मैं वादा करती हूँ कि कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा, एक खरोच तक नहीं आएगी तुम्हें सही सलामत यहाँ से जाने का मौका मिलेगा। उसी बीच वहाँ पर ज़ियाओनैन की भी एंट्री हो जाती है। वो भी अपनी मास्टर और अपनी सीनियर सिस्टर्स का साथ देते हुए किंगमिंग के खिलाफ हो जाती है, ये कहते हुए कि देखो लास्ट टाइम की फाइट को मैं भूल जाती हूँ, हालांकि खुद ही हारने वाली थी लास्ट फाइट में, इसीलिए कहती है कि मैं उस ट्रेजर को अवॉइड कर चुकी हूँ। वो लड़की भी अब तुम्हारे पास है तो बेहतर होगा कि अब तुम ये बीस्ट कोर हमारे हवाले कर दो, फालतू में हमसे उलझने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम हम चारों से एक साथ मुकाबला कर सको, और पीक मास्टर के आगे तुम कितनी ही देर टिक पाओगे, इसीलिए बेहतर होगा कि अपनी हार मान लो और चुपचाप वो कोर हमें दे दो। तुमसे ज्यादा उस कोर की जरूरत फेजवान को है। इतना सुनना था कि किंगमिंग जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगता है कि फेजवान के लिए तुम चारों मुझसे उलझना चाहते हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि चारों साथ में आने के बाद भी मुझे हरा सकते हो? हालांकि पीक मास्टर अभी भी बातों से ये मामला सुलझाना चाहती थी, इसलिए वो किंगमिंग से कहती है कि देखो मैं जानती हूँ कि सीक्रेट ट्रायल माने से पहले हम दोनों ने एक दूसरे से कहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि पुराने रिश्ते भुलाई नहीं भूलते, तो मैं उसका हवाला देती हूँ। उस रिश्ते को याद करो और मेरी रिस्पेक्ट करते हुए वो कोर मेरे हवाले कर दो। इतनी ज्यादा मतलबी पीक मास्टर मैंने आज तक नहीं देखी। जब मतलब नहीं होता है तो रिश्ता तोड़ देती है और जब मतलब होता है तो रिश्ता बना देती है। यहाँ किंगमिंग अपनी पावर अनलिश करते हुए कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ये इमोशनल फूल किसी और को बनाना। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझसे लड़कर जीत सकते हो तो लड़ो और बात यहीं खत्म करो। किंगमिंग का ऑरा इतना ज्यादा टेरिफाइंग हो गया था कि उसके ब्लड की एक ड्रॉप वहाँ पर चीजों को डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। किंगमिंग उन लोगों को अपनी पावर से डराते हुए कहता है कि तुम्हारा वो डिसेबल कब का मारा जा चुका है। मैंने टियान्स ट्रांसेक्ट में अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे और अब तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो डीमन क्वीन ज़ुआनशी का हस्बैंड और होने वाला फ्यूनिक्स गॉड है, और इसके बाद मैं दोबारा ये बात कभी रिपीट नहीं करूंगा। ये कहते ही उसने जो अटैक कॉपी किया था वो 1000 पेटल स्वॉर्ड आर्ट उन सभी के ऊपर परफॉर्म करने लग गया था, जो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उन तीनों को चारों तरफ से घेर चुका था। उस अटैक से बचते हुए पीक मास्टर फिर से किंगमिंग को मैनिपुलेट करने लगती है कि क्या तुम अब इस तरीके के डेमोनिक आर्ट का यूज करोगे? क्या तुम पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? पर किंगमिंग उसकी सारी बकवास इग्नोर करते हुए उसे ट्रैप कर लेता है। याओ तो ट्रैप होने के बाद किंगमिंग से रिक्वेस्ट करने लग गई थी, लेकिन ज़ियाओनैन ने अभी तक हार नहीं मानी। वो अपनी पूरी ताकत का यूज करके उस ट्रैप से बाहर आ जाती है, ये कहते हुए कि मेरे इतने अच्छे खासे अटैक को तुमने अपने हाथों से इविल थिंग में कन्वर्ट कर दिया। तुम्हें जान से मारने के बाद सबसे पहले मैं अपने इस आर्ट को प्योरीफाई करूंगी। पर किंगमिंग का कहना था कि गलत का साथ देते हुए सही और गलत के बारे में तुम ना बताओ तो बेहतर होगा। अब तक देखते ही देखते मास्टर भी किंगमिंग के बनाए हुए उस ट्रैप से बाहर आ चुकी थी, जो किंगमिंग को समझाती है कि तुम जानते हो तुम्हारे पास ये जो दाओ बोन मौजूद है ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा सुप्रीम दाओ बोन तुम्हें ही हर्ट कर सकता है, जो कि तुम्हें इतनी ताकत देगा कि तुम इस पूरी दुनिया पर रूल कर सको, लेकिन साथ ही तुम्हारी पर्सनैलिटी इस तरीके से चेंज कर देगा कि तुम डीमन में कन्वर्ट हो जाओगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और तुम वही बनते जा रहे हो जिसका इतने सालों से हम लोगों को डर था। देखो खुद को, तुम खुद को किसी किलिंग मशीन की तरह ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हो। पर किंगमिंग उन लोगों की बातों को अवॉइड करता है क्योंकि वो जानता है कि ये लोगों से इमोशनली कमजोर करके उसके पास से वो कोर छीनना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत अनलिश करते हुए उन लोगों को बिना भनक लगे उन पर एक स्नीक अटैक कर देता है, जो इतना ज्यादा खतरनाक था कि पीक मास्टर उन दोनों डिसेबल्स के साथ मिलकर वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट करती है, लेकिन उसके अटैक से खुद को बचा नहीं पाती, बल्कि उस अटैक से टकराते ही तीनों मुंह के बल गिरते हैं। याओ को तो अभी फेयर मैच खेलना था, इसीलिए वो किंगमिंग पर भड़कते हुए कहती है कि स्नीक अटैक करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? किंगमिंग उन्हें वार्निंग देता है कि तुमसे किसने कहा कि मुझसे फाइट करने पर तुम्हें फेयर और स्क्वायर गेम देखने को मिलेगा। अगर मुझसे लड़ाई हो रही है तो हर चीज के लिए खुद को तैयार रखो। याओ भड़कते हुए अपने क्लियर इंटेंट रिलीज करती है और 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन अटैक तैयार कर लेती है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक साथ किंगमिंग के ऊपर हजारों स्वॉर्ड की बारिश शुरू हो गई थी। किंगमिंग उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वहाँ पर फॉर्मेशन प्रिपेयर करने लग जाता है और उसी बीच पीक मास्टर मौका पाकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर स्नीक अटैक करने वाली थी। वो तो किंगमिंग अपनी फास्ट टेक्निक का यूज करके उस अटैक से बच जाता है, वरना तो उसकी गर्दन हलाल होने ही वाली थी। तभी उस
उसी बीच उसकी प्यारी वाइफ ने उसे जो स्टोरेज रिंग दिया था उससे उसका क्लोन बाहर आ जाता है, जिसे सामने देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि आखिर ये डीमन क्वीन ज़ुआनशुई यहाँ पर कैसे अपीयर हो गई। वो मौजूदा पीक मास्टर को धमकी देती है कि अगर मेरे हस्बैंड को एक खरोच तक भी आई ना तो फिर मैं टियानजुआन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगी, एक भी बंदा जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि उन लोगों को किंगमिंग को अकेला छोड़ देना चाहिए। अब ज़ुआनशुई के सामने रहते ये लोग किंगमिंग का कहाँ ही कुछ बिगाड़ने वाले थे, उससे डरकर इन लोगों को पीछे हटना ही पड़ता है। वो किंगमिंग को वो कोर देकर वहाँ से जाने ही वाले थे कि किंगमिंग फिर से उनका रास्ता रोकते हुए कहता है कि आप लोग कुछ भूल रहे हैं। पीक मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा पी जाती है और कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें। किंगमिंग कहता है कि अब आप लोग सीक्रेट रैम से कुछ भी नहीं ले जा सकते, तो आप लोगों के पास जो इमॉर्टल एलिक्सर और सेंट इनहेरिटेंस मौजूद है ना, वो मुझे दे दो। याओ का तो दिल कर रहा था कि इसकी गर्दन ही उड़ा दे, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। पीक मास्टर भी उसे समझाती है कि दे दो। पीक मास्टर दिल पे पत्थर रखते हुए उसे ये ट्रेजर हैंडओवर कर ही रही थी कि याओ अब भी उसे रोक रही थी कि एटलीस्ट तुमने सारी चीजें चुरा ली, कम से कम ये चीजें तो रहने दो, फिर जुआन के लिए काम आएंगी। तुम्हें क्या लगता है कि ज़ुआनशुई तुम्हारे पीछे मौजूद है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ज़ुआनशुई का क्लोन अभी तक वहाँ से डिसअपीयर नहीं हुआ था, तो जब फिर से उन्हें धमका दिया तो वो सारे डर के मारे फटाफट से सारी चीजें हैंडओवर करके वहाँ से निकल जाते हैं। अपनी वाइफ के क्लोन को देखकर किंगमिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम सारा टाइम मेरे साथ ही थी? वो बताती है कि हाँ। उसे तो बड़ा अजीब लगता है कि इतनी अच्छी डिवाइन आई होने के बावजूद भी वो पहचान नहीं पाया कि उसकी वाइफ का क्लोन सारा टाइम उसके साथ था। ज़ुआनशुई बताती है कि मैंने स्पेशली इस क्लोन को इसी तरीके से प्रिपेयर किया था कि जब तुम एकदम खतरनाक पोजीशन में पहुंच जाओ तब ये तुम्हारे सामने आए। उस क्लोन को अच्छे से चेक करने के बाद वो कहता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्टली तुम्हारी तरह ही लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने तुम ही खड़ी हो। पर उस क्लोन का टाइम लिमिट खत्म हो जाता है और वो देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाती है। उसे जाता देखकर किंगमिंग क्लियरली बहुत ही ज्यादा अपसेट था। अब वो इतने दिनों से यहाँ पर अपनी वाइफ से दूर है तो वो उसे मिस कर रहा था। तभी वहाँ ज़ियाओई आ जाती है दौड़ती दौड़ती, और वो आकर अपने सामने किंगमिंग को सही सलामत देखकर खुश थी। फिर वो उसे किंगमिंग को बताती है कि मैंने अपनी मॉम जैसे यहाँ पर किसी पर्सन को देखा, तभी मैं दौड़ती हुई आई, लेकिन यहाँ आई तो वो मुझे फिर से छोड़कर चली गई। ये सुना था कि किंगमिंग श्योर हो जाता है कि ये पक्का उसी की बेटी है। अंदर से तो वो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन ज़ियाओई को समझाते हुए कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, यहाँ पर तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। उसे अपसेट देखने के बाद वो उसे मनाते हुए कहता है कि डोंट वरी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, तुम्हारे मामा पापा को तुम तक जल्दी लेकर आऊंगा। ये सुनकर वो फिर से खुश हो जाती है और यहाँ पर किंगमिंग जिस डीमन हार्ट के लिए लड़ रहा था वो हार्ट वो अपनी प्यारी सी बेटी को दे देता है रिफाइन करने के लिए, ताकि उसकी कल्टीवेशन तेजी से बूस्ट हो सके। वो उस कोर को रिफाइन करने में ज़ियाओई की काफी हेल्प करता है, जिसमें बेचारी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। जैसे ही उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट होती है वो फ्लावर मार्क भी उसके माथे से डिसअपीयर हो गया था, क्योंकि वो पूरी तरह से उसकी बॉडी में मर्ज हो चुका है। अब उस छोटी सी बच्ची को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी पावर से फुलफिल हो चुकी है। वो एक्साइटेड होकर किंगमिंग को अपनी पावर दिखाती है। उसके एक पन से वहाँ पर मौजूद एक जायंट पेड़ 2 हिस्सों में टूटकर बिखर गया था। अचानक से एक साथ इतनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गई थी। किंगमिंग की जान निकल जाती है, लेकिन फिर जब चेक करता है तो रिलैक्स हो जाता है कि चलो उसकी बेटी ठीक है। पावर मिलने के बाद वो काफी ज्यादा खुश थी। वो किंगमिंग से कहती है कि आज के बाद मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। अब उनका सीक्रेट रियाल्म से बाहर निकलने का टाइम हो गया था। जब वो सीक्रेट रियाल्म से बाहर निकलते हैं तो उस छोटी बच्ची की पावर सेंस करने के बाद सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और उसका मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जो वहीं जमीन पे लेटे लेटे उनका इंतजार कर रहा था। ज़ियाओई को अलविदा कहते हुए किंगमिंग उससे प्रॉमिस करता है कि वो उससे दोबारा जरूर मिलेगा। उसने उसे अपने नाम का टोकन भी पकड़ा दिया था कि अगर कभी भी ज़ियाओई को उससे मिलना हो तो वो म्यांगजियांग टेरिटरी आकर 11 केव मास्टर से मुलाकात करे। वो टोकन लेने के बाद ज़ियाओई वहाँ से निकल जाती है और किंगमिंग भी वापस म्यांगजियांग टेरिटरी पहुँच जाता है, जहाँ पर लोग उसका दिल से रिस्पेक्ट करते हुए स्वागत करते हैं। उसकी बीवी तो उतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि खींच कर उसे अपने पास ले आती है। थोड़ी सी जेलस भी थी। उसका गला दबाते हुए कहती है कि अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से मिलकर तुम तो अपनी वाइफ को भूल ही गए थे, काफी मजे किए तुमने वहाँ पर। इतना ही नहीं, वो तो अपने क्लोन से भी डर जाती है। जब किंगमिंग कसम खाता है कि वो उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं करता और उसने उस लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा सिवाय लड़ने के अलावा, तब जाकर मैडम कहीं उस पर भरोसा करती है और अपना चाइल्डिश बिहेवियर दिखाने लगती है। 3 महीने उससे दूर रहने की सजा के तौर पर वो चाहती थी कि वो 1 महीना उसके सामने रहे। किंगमिंग भी लाइक, तुम मुझे पनिश कर रही हो या रिवॉर्ड दे रही हो? मैं 1 महीना तो क्या, सारी जिंदगी तुम्हारे सामने रह सकता हूँ। तभी ज़ुआनशुई सभी गार्ड को वहाँ से जाने को कहती है, जहाँ जाते जाते चीफ केव मास्टर उन दोनों को आने वाले दाओइस्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं। सारी न्यूज सुनने के बाद वो उन्हें भी वहाँ से जाने को कहती है। पता चलता है कि हमारी ज़ुआनशुई किसी को ढूंढ रही है, और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी और वो मास्टर है। मास्टर का नाम फेंगजुन था। पता चलता है कि किंगमिंग के सीक्रेट रियाल्म जाने से पहले ज़ुआनशुई जिस पर्सनल मैटर के लिए बाहर गई थी वो और कोई नहीं बल्कि एक छोटी सी ज़ियाओई को ढूंढने का ही काम था। वो इतने महीनों से ज़ियाओई को ही ढूंढने की कोशिश करी थी जो सीक्रेट रियाल्म में हमारे हीरो के साथ मौजूद थी। तो जैसे ही सारे गार्ड वहाँ से चले जाते हैं, किंगमिंग ज़ुआनशुई का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ हमारी बेटी ज़ियाओई कहाँ पर मौजूद है। इतना सुना था कि ज़ुआनशुई के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इसे कैसे पता चला कि हमारी एक बेटी है, और इसे कैसे पता लगा कि वो कहाँ है। उसके सदमे वाले रिएक्शन के साथ सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन यही हो जाती है खत्म। जैसे ही सीजन 2 आएगा मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आ जाऊंगी। आपको इस कहानी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।